मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो कल तक हमने पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनके बारे में हमने कल तक पढ़ लिया था कि कौन कौन से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के बाद दूसरे प्रकार के जो जीव होते हैं वो होते हैं यूकैरियोट। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोशिका की संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका की संरचना यानी कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर जो जीव होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलती हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के हैं यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, यानी कि जिनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विशेष लक्षण क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनकी जटिल संरचना होती है, जटिल संरचना होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, यानी कि पूर्ण रूप से विभेदित, पूर्ण रूप से विकसित न्यूक्लियस, विकसित केंद्रक इनमें पाया जाता है, विकसित केंद्रक इनमें उपस्थित होता है। यह है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना। ठीक है, अब इनके अंदर कौन कौन से, अच्छा इसके अलावा इनमें सभी प्रकार के कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यानी कि सभी प्रकार के कोशिकांग इनमें उपस्थित होते हैं। ठीक है ना बच्चों, कोशिकांग जो है वो इनके अंदर उपस्थित होते हैं, कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रकार के जो प्रोकैरियोटिक जो माइक्रोब्स होते हैं वो आ सकते हैं। देखो सबसे पहला तो इसमें जीव कौन कौन से होते हैं, इसमें एल्गी, या फिर लिखना चाहिए ये जो मैं पढ़ के रहा हूं, एल्गी, यानी कि शैवाल, का फंगस यानी कि कवक, प्लांट्स और एनिमल्स, पादप और एनिमल्स यानी प्राणी, जंतु, ये सभी इनमें उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, ये सारे जीव जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन कौन से हो सकते हैं? देखो इनमें मुख्यतः, ये तो मैं हटा रहा हूं, मैंने आपको वैसे बता दिया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। पहले ये होंगे एल्गी, यानी कि शैवाल, एल्गी यानी कि शैवाल जो कि यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरे प्रकार के इसमें होंगे स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स यानी कि फफूंदी, यानी कि फफूंदी या श्लेष्म। तीसरे प्रकार के होते हैं इसमें कवक, फंगस यानी कवक, ये है फंगस यानी कि कवक। चौथे प्रकार के प्रोटोजोआ, प्रारंभ में प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में इनको नए किंगडम दे दिया गया है, ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उपस्थित होते हैं। प्रोटोजोआ ये सभी कौन से हैं? हमारे माइक्रोब्स जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। ये सभी माइक्रोब जो है हमारे यूकैरियोट
होते हैं। प्रोटोजोआ जो है ये यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय जीव है, बाकी सभी जो है वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। केवल प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय है, बाकी सभी जो है वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए ये तो हमने कुछ एग्जांपल पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। देखो अब आपको ध्यान रखने की बातें, कुछ खास बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम आगे जो कुछ कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कुछ हम आगे टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको केवल माइक्रोबायोलॉजी में ही नहीं पढ़ना, वो आपको सेल बायोलॉजी में, वो जूलॉजी के अंदर जो सेल बायोलॉजी वाला पेपर है उसमें भी पढ़ना है। ठीक है, देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं की संरचना। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सामान्य संरचना हम इनकी पढ़ रहे हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इनकी संरचना ये केवल हमें, ध्यान से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये केवल हमें माइक्रोबायोलॉजी में नहीं पढ़ना, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में नहीं पढ़ना, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जूलॉजी में, सेल बायोलॉजी यूनिट 1 में भी हमको इसको पढ़ना है। यूनिट 1 पेपर है आपका 2, ठीक है, इसमें भी हमारा ये जो सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसमें भी कवर होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो और ये हमें अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना, इनके बीच में अंतर, ये बॉटनी में पेपर 2 में भी है और जूलॉजी के अंदर पेपर 2 में भी, जो सेल बायोलॉजी वाला पेपर है उसमें भी ये है, तो आपको ये वहां पर भी इसका पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या मतलब है? यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोट। ये जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोट। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब होता है कैरियन, यानी कि न्यूक्लियस। यानी कि आद्य केंद्रक, आद्य केंद्रक, प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि आद्य केंद्रक। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस है, जिनके अंदर पाया जाने वाला जो केंद्रक है वो आद्य प्रकार का होता है, वो कोशिकाएं कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, तो देखो अब आद्य प्रकार का केंद्रक कैसे होता है, पहले तो हम लोग इसकी सामान्य संरचना के बारे में देखते रहते हैं, पता चलेगा कि इनमें आद्य प्रकार का केंद्रक यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कैसे होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये 2 भागों में डिवाइड होती है, डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 भागों में ये डिवाइडेड होती है। पहला भाग कहलाता है क्रोमोप्लाज्म। जो पहला भाग होता है वो इसका कहलाता है क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, क्रोमोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भी बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म। दूसरा भाग न्यूक्लियोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म, या इसे हम बोल देते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, ठीक है। देखो कोशिका द्रव जो है, अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव की। कोशिका द्रव कोशिका द्रव में 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन के बने हुए कण। राइबोसोम जो है, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए 3 प्रकार का होता है। अगर हम आरएनए की बात करें, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का कहलाता है मैसेंजर आरएनए, दूसरे प्रकार का होता है ट्रांसफर आरएनए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे, और तीसरे प्रकार का होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो प्रोटीन के साथ मिलकर के एक कण बनाता है, पार्टिकल बनाता है, जिसे बोलते हैं क्या? राइबोसोम। ये राइबोसोम का डायमीटर जो होता है, व्यास, यानी कि इसका डायमीटर ये 10 नैनोमीटर का होता है। कितना? 10 नैनोमीटर का होता है, ठीक है ना। इसीलिए इन राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से ही जो क्रोमोप्लाज्म है ये पार्टिकुलेट नेचर का होता है। क्रोमोप्लाज्म पार्टिकुलेट नेचर का होता है, यानी कि दानेदार संरचना दिखाई देती है, ठीक है। पार्टिकुलेट यानी कि कणिकामय। बहुत सारे राइबोसोम इसमें आके इकट्ठे हो जाते हैं तो कणिकामय संरचना ये दिखाई देती है, दानेदार संरचना दिखाई देती है, ठीक है। कणिकामय यानी दानेदार संरचना यह दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें और किसी प्रकार का कोई कोशिकांग उपस्थित नहीं होता। राइबोसोम के अलावा इसमें और किसी प्रकार का कोई कोशिकांग उपस्थित नहीं होता। राइबोसोम के बारे में ध्यान रखने की बात यह है कि ये आरएनए प्लस प्रोटीन से बना है। राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से बना है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। जो राइबोसोम है इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है ना। किसी प्रकार की कला इसके ऊपर उपस्थित नहीं होती। राइबोसोम किसी प्रकार की कला से घिरा हुआ नहीं रहता, जबकि सामान्यतः बाकी सभी जो कोशिकांग होते हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, वो सभी किसी न किसी तरह से कलाओं से घिरे होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी वेसिकल हो, ठीक है, चाहे वो प्रोक्सीसोम हो, सभी के सभी कलाओं से यानी कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जबकि राइबोसोम किसी भी प्रकार की कला से घिरा हुआ नहीं रहता, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म या क्रोमोप्लाज्म में केवल एक राइबोसोम पाया जाता है जो 70S प्रकार का होता है। इस राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, एक 50S और दूसरी सब यूनिट होती है 30S। एक 50S और दूसरी सब यूनिट होती है 30S। S का क्या मतलब है? S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मैंने आपको पहले ही बताया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि S जो है वो इकाई है कोशिकाओं का भार या वजन या आकार नापने की, ठीक है ना। कोशिकाओं का भार, एक वजन या आकार नापने की एक इकाई है। सेवेटबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो दो राइबोसोम जो है 2 यूनिट में बटा होता है। 50S की लार्ज यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, और 30S की स्मॉल सब यूनिट होती है, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के हो गए, सब यूनिट हो गई जिनसे राइबोसोम बना हुआ है। दूसरा, इसके अलावा इनमें पाया जाता है
ये राइबोसोम तो हो गए हमारे। अब देखो राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखने की है। राइबोसोम पे प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम्स के ऊपर होता है। चाहे वो कोई सी भी कोशिका हो, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, उस पर राइबोसोम, उस पर प्रोटीन की जरूरत तो पड़ेगी। तो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए जो स्थान होता है वो राइबोसोम कोशिकाओं में होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो। हमने कहा कि राइबोसोम के ऊपर किसी प्रकार की कला या मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है ना। अब क्या है? क्रोमोप्लाज्म में इंटरनल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इंटरनल मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। यानी कि इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं हम इसको, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें बोल देते हैं आंतरिक कलातंत्र इनमें अनुपस्थित होता है। आंतरिक कलातंत्र अनुपस्थित होता है। जब किसी प्रकार का कोई कोशिकांड भी उपस्थित नहीं होगा तो आंतरिक कलातंत्र भी उपस्थित नहीं होगा, ठीक है ना। ये इनमें एब्सेंट होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि सभी प्रकार की इंटरनल मेम्ब्रेन आंतरिक कलाएं एब्सेंट होती है, कोई कोशिकांग में इनके अंदर उपस्थित नहीं होता। केवल ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया के अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी? साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनमें फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। फ्लैट यानी चपटी, ठीक है, चपटी, और सैक यानी कोश सदृश यानी थैली जैसी रचनाएं। कोश सदृश संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर मींस चपटी कोश सदृश संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं। इन्हें थैलिकॉइड्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? थैलिकॉइड्स। ये जो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनमें पाई जाती हैं ये कहलाती हैं थैलिकॉइड्स। ये जो थैलिकॉइड्स होती हैं ये स्कैटर्ड होती हैं पूरे साइटोप्लाज्म में, बिखरी होती हैं, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। स्कैटर्ड होती हैं यानी बिखरी हुई होती हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, स्कैटर होती हैं यानी कि बिखरी हुई होती हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए वर्णक उपस्थित होते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए वर्णक उपस्थित होते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट्स आर प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक इनमें पाए जाते हैं। के वर्णक होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? थैलिकॉइड। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये केवल ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ही पाई जाती हैं, यानी कि जो नील हरी शैवाल है साइनोबैक्टीरिया उन्हीं में ये उपस्थित होती हैं। सभी में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये नहीं पाई जाती। ठीक है ना बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती।
ठीक है बच्चों, तो ये होता है, यहाँ तक हो गया हमारा। इसके अलावा इसमें एक और बात रह गया, पहले तो आप ये चीज नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, चाहो तो मैं एक बार इसको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए क्रोमोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं होती हैं उनका कोशिका दो भागों में डिवाइडेड होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है क्रोमोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, और जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है। उसको बोल देते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक द्रव्य, उसे बोल देते हैं केंद्रक द्रव्य। अब हम बात कर रहे थे पहले क्रोमोप्लाज्म की यानी कोशिका द्रव्य की। इस कोशिका द्रव्य में सबसे पहले हमने पढ़ा था 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो 70S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं ये RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। इनके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, किसी प्रकार की कोई परत या झिल्ली या कला इनके ऊपर उपस्थित नहीं होती, ठीक है ना। मेम्ब्रेन का मतलब कला, इनके ऊपर उपस्थित नहीं होती। प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये करते हैं कोशिका में, जहाँ तहाँ बिखरे होते हैं। इसी वजह से जो कोशिका होती है वो कणिकामय यानी कि ग्रेन्युलर दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे दानेदार संरचना जैसे दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात हमारी। जो राइबोसोम होते हैं ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बनते हैं, 70S टाइप के होते हैं, यानी कि इनके 2 भाग होते हैं। राइबोसोम का जो बड़ा भाग होता है वो 50S का आकार का होता है, और जो छोटा भाग होता है वो 30S आकार का होता है। S यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि सेवेडबर्ग यूनिट। इसका अर्थ होता है कि S जो है वो कोशिकाओं की इकाई नापने का एक अंग, कोशिकाओं का आकार नापने की एक इकाई है, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि इनके ऊपर प्रोटीन का निर्माण होता है। लगभग एक राइबोसोम जो है वो 10 नैनोमीटर की साइज का होता है। एक राइबोसोम जो है वो लगभग 10 नैनोमीटर की साइज का होता है। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा इन कोशिकाओं में किसी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता, किसी प्रकार की आंतरिक कला इनके अंदर नहीं पाई जाती। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो इनमें एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। केवल साइनोबैक्टीरिया में यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी चपटी कोष सदृश चपटी थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि थैलिकोइड्स कहलाती हैं। ये थैलिकोइड्स पूरे कोशिका द्रव्य में स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई होती हैं, ठीक है। स्कैटर्ड होती हैं यानी कि बिखरी हुई होती हैं। अगर हम एक साइनोबैक्टीरिया कोशिका की बात करें तो इसमें ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, चपटी थैलीनुमा रचना है जो पूरी कोशिका में बिखरी हुई होती हैं, जहां तक, ठीक है ना। इनके अंदर वर्णक उपस्थित होते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। ये जो पिगमेंट होते हैं इनके ऊपर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का काम होता है। ये है पिगमेंट यानी कि वर्णक, और ये है आपकी थैलिकोइड। ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा राइबोसोम भी इनमें होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब हम फिर से वापस प्रोकैरियोट, मुख्य प्रोकैरियोटिक संरचना के ऊपर आ जाते हैं। बहुत सी ऐसी उपापचय क्रियाएं हैं जिनको पूर्ण होने के लिए मेम्ब्रेन यानी कलाओं की आवश्यकता होती है। और यूकैरियोट के अंदर तो कला तंत्र उपस्थित होता है, तो वहां तो वो जो उपापचय क्रियाएं हैं वो आराम से हो जाती हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें तो कला तंत्र उपस्थित होता है, तो वहां तो ये क्रियाएं हैं ये आराम से पूरी हो जाती हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कला तंत्र उपस्थित नहीं होता। कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ी है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में तो फोटोसिंथेसिस वहां हो रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में मुख्य क्रिया होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना, इससे ऊर्जा बनती है। इस क्रिया से ऊर्जा विमुक्त होती है। ये आपको लिखना नहीं है, एटीपी इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना, इस क्रिया से ऊर्जा विमुक्त होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की कलाओं पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर हो जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी। इसके अलावा प्रोटीन्स का वलय,
फोल्डिंग होना, लिपिड की सिंथेसिस, लिपिड का बनना, ठीक है, लिपिड का कई तरह से निर्माण होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का संगठन, ऐसी अनेकों क्रियाएं हैं जिनके लिए कलाओं की आवश्यकता होती है, मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत से प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। लेकिन चूंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन ही नहीं है, लेकिन ये क्रियाएं तो होना जरूरी है, क्रियाएं तो वहाँ होंगी। तो प्रोकैरियोट्स में इन क्रियाओं के लिए एक खास संरचना पाई जाती है। वो संरचना होती है कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन। यानी ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कई जगह से अंतर्वलित हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है। जैसे इस तरह से ये अंतर्वलित हो जाती है, ठीक है ना। ये हो गई इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन, कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन। अंतर्वलन यानी इनफोल्डिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ से घूम करके कोशिका द्रव में आके चली गई, ठीक है ना। ये कहलाता है क्या? अंतर्वलन। और इन्हीं अंतर्वलन के ऊपर अनेकों प्रकार की उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं इन्हीं अंतर्वलनों के ऊपर होती हैं, यानी कि उपापचयी क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, कहां पर होती हैं? कोशिका झिल्लियों के अंतर्वलन के ऊपर, यानी इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहां तक हमारी बात हो गई क्रोमोप्लाज्म की। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। केंद्रक जो है वो कैसा होता है? अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, एब्सेंट यानी कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब यही है कि जहां पे आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के अंदर घिरा हुआ हो। एक सही न्यूक्लियस जो होगा उसका अर्थ है कि आनुवंशिक पदार्थ जो है, ये आनुवंशिक पदार्थ है, इसे क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं, यह एक केंद्रक झिल्ली के अंदर घिरा हुआ हो। तो इनमें आनुवंशिक पदार्थ तो होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। कैसी होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो अनुपस्थित होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होने की वजह से जो इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क के आनुवंशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव के अंदर ही बिखरा हुआ रहता है, ठीक है ना। आनुवंशिक पदार्थ क्रोमेटिन नेटवर्क, इसे हम सही मायनों में क्रोमेटिन नेटवर्क नहीं बोलेंगे, इसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, क्योंकि क्रोमेटिन जो है ये संरचना तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में है, इसे हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। is freely present in cytoplasm,
कोशिका द्रव के अंदर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ किस अवस्था में होता है बच्चों? मुक्त अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था में होता है। यह आनुवांशिक पदार्थ जो है कंडेंस्ड होता है, संघनित होता है एक खास स्थान पर। कंडेंस यानी कि संघनित हो जाता है, संघनित यानी इकट्ठा हो जाता है एक खास स्थान पर, संघनित हो जाता है एक खास स्थान पर, और यही स्थान कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। यही स्थान क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना? तो न्यूक्लियोप्लाज्म अगर हम देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई देने पर लगता है फाइब्रिलर यानी कि तंतुमय, फाइब्रिलर यानी तंतुमय यानी रेशेदार, या इसको बोल सकते हैं रेशेदार। इसे हम और अच्छा नाम दे सकते हैं, वो नाम क्या है? रेशेदार। ठीक है? तंतुकी होता है, डेंस होता है यानी कि सघन होता है, यानी कोशिका के अंदर यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक खास स्थान के ऊपर न्यूक्लियस आनुवांशिक पदार्थ जो है इकट्ठा हो जाता है, और यह स्थान क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। यह जो स्थान होता है रेशेदार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रेशेदार, फाइब्रिलर यानी तंतुमय दिखाई देता है, और इसके अलावा यह सघन और कंडेंस्ड होता है। आनुवांशिक पदार्थ में क्या पाया जाता है? नेकेड डीएनए, नग्न डीएनए, नेकेड डीएनए इसमें उपस्थित होता है। ठीक है? क्रोमोसोम नाम की संरचना यहाँ पर अनुपस्थित होती है, क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं पाया जाता। क्रोमोसोम जो है वो संरचना यहाँ पर अनुपस्थित होती है, क्रोमोसोम की उपस्थिति यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि डीएनए जो है वो नेकेड है, वो किसी प्रोटीन से घिरा हुआ नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए के साथ पाया जाता है। ठीक है ना? जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है डीएनए के साथ। ये मैंने आपको बॉटनी में बताया, सेल बायोलॉजी में। यूकेरियोटिक कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट, ये माइनस के चिन्ह अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करेंगे कभी, एब्सेंट यानी अनुपस्थित। ठीक है? और ये प्रेजेंट यानी उपस्थित, प्रेजेंट। आप इसको ऐसे मान लीजिए। ठीक है ना? ये एब्सेंट माइनस के चिन्ह के साथ एब्सेंट, प्लस के चिन्ह के साथ प्रेजेंट। एग्जाम में आपको ये लिखना कि अपन पढ़ते टाइम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करेंगे ताकि जल्दी जल्दी इतना चले। तो जो डीएनए होता है, हम फिर से बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें प्योर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सही न्यूक्लियस जो होता है इसमें वेल डिफाइंड विकसित न्यूक्लियस केंद्र इसमें अनुपस्थित होता है, और जो केंद्र झिल्ली होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी इसमें अनुपस्थित होती है। इनका आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, किसी एक स्थान पर कंडेंस या संघनित हो जाता है, और वही स्थान न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। वही स्थान क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो सघन और फाइब्रिलर यानी तंतुमय रेशेदार दिखाई देता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए उपस्थित होता है जो कि नेकेड होता है, नग्न डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना? इस डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जो नेकेड डीएनए है यह कहलाता है न्यूक्लियोइड। हिंदी में भी इसे न्यूक्लियोइड ही बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है? न्यूक्लियोइड। डीएनए किस प्रकार का होता है? डीएनए की संरचना इसमें कैसी होती है? सर्कुलर यानी कि वलयकार, क्लोज्ड यानी कि बंद,
ठीक है, वलय का बंध और के लंड डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारी डीएनए की संरचना हो गई, ठीक है ना। डीएनए किसी हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं प्रेजेंट होता, तो इसमें क्रोमोसोम अनुपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम अनुपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम भी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, क्रोमोसोम भी यहाँ पर नहीं पाए जाते। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा इसका क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव। ये उतार लीजिए, फिर लास्ट पॉइंट इसके बारे में बताना बाकी रह गया, वो हम पढ़ लेते हैं। लास्ट पॉइंट इसके बारे में बता रहा हूं आपको, सेल डिवीजन अनुपस्थित होता है, कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस और मियोसिस अनुपस्थित होता है, फिर से एब्सेंट। सेल डिवीजन इनमें अनुपस्थित होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन इनमें अनुपस्थित होता है। जनन, जनन जो है इनमें रिप्रोडक्शन यानी कि जनन स्पेशल टाइप का होता है, वो हम जब पढ़ेंगे इनके जनन का मतलब भी पढ़ेंगे। स्पेशल होता है टाइप यानी कि खास प्रकार से होता है। ठीक है, खास प्रकार से जनन इनमें होता है। ठीक है ना, जो कोशिकाएं होती हैं वो सामान्यतः अपने आप ऑटोमेटिकली टूट करके दो कोशिकाओं में बन जाती है, वही कहलाता है इनमें जनन। ठीक है, तो ये हमारा बात यहाँ पे खत्म हो जाता है प्रोकैरियोट का। प्रोकैरियोटिक के अंदर हम कुछ जीवों के बारे में पढ़ेंगे, दो जीव, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। उनका हम शॉर्ट थोड़ा सा कंसाइज स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।